जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। प्रायोजक केंद्रीय मानवाधिकार संगठन सम्माननीय जीवन समान अधिकार हेतु 12 वर्षों से निरंतर कार्य करने वाला एकमात्र संगठन केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, आज ही सदस्य बने। सर, हम अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी चल रहा है कि ओबीसी जनगणना, बहुत सालों से चल रहा है वो मुद्दा। जब भी मुद्दा आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से दब जाता है। कभी कोई रास्ते पे आता है, थोड़ी देर के बाद वो चुप हो जाता है। ये ऐसी चीजें हो रही है। तो ओबीसी जनगणना के बारे में अभी फिलहाल नाना पटोले ने भी उसकी घोषणा भी की थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं अभी लुप्त हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जनगणना, इसमें भी सही में राजकारण हो रहा है या जानबूझकर ये मुद्दा दबाकर ओबीसी जनगणना को विरोध हो रहा है कि क्या? मुझे एक बताना है आपके माध्यम से कि ये जो पढ़े लिखे और विचारवंत जिसको कहते हैं आप, उनके विचार बहुत सीमित है और उसमें खुद को कैसा चमकाना, वो जनगणना वगैरह कैसी रहे, लेकिन खुद को कैसा चमकाना ये भाव ज़्यादा है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा इतिहास ही हमको मालूम नहीं। कांग्रेस का जो स्थापना हुई तो देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए नहीं हुई। तो भट्ट ब्राह्मण जैसे और उसके समान जो लोग हैं उनको सर्विस देने के लिए। कांग्रेस का आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, वो स्वराज्य आंदोलन था। और स्वराज्य और स्वातंत्र, इनका फर्क ही बहुत लोगों को मालूम नहीं। स्वराज्य का मतलब बहुत बड़ा विषय पेशवाई। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क। लेकिन कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन बहुजनों को साथ लेने के बजाय, लेने शिवाय वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए उनको स्वराज्य आंदोलन को स्वतंत्र आंदोलन नाम दिया, उसका रूप दिया गया। नहीं तो कांग्रेस वाले रहे या बाकी भी, ये सब इनका स्वराज्य आंदोलन था अंदर से। और 1942 में जब चले जाओ मूवमेंट हुई और बहुजन समाज शामिल हो गया तो स्वतंत्रता आंदोलन बन गया। फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन बन गया और भारत को स्वतंत्र मिला। वो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। लेकिन इसमें जनगणना जिसको कहते हैं, जनगणना यदि किया तो ओबीसी ये 70% है। 60% और 52% नहीं है, 70% है। और उनको ध्यान में आएगा, इसलिए ये जनगणना होने वाली नहीं है। कितना भी करो, चमकाएंगे, लीडरशिप मिलाएंगे, पेपर में नाम आएगा लीडर का, जनगणना झालीच पाहिजे, लेकिन होने वाली नहीं है। क्यों? कि मंडल आयोग जो है, तो मंडल आयोग क्यों आया? तो बाबा साहब ने वो संविधान में तरतूद की थी कि ओबीसी कौन, इसका निश्चय हुआ नहीं था, उसकी लिस्ट बननी नहीं थी। वो लिस्ट बनाने के लिए कालेकर आयोग वगैरह वगैरह हो गया। मंडल आयोग ने क्या किया? मंडल आयोग ने दबा के रखा है। मंडल आयोग ने तो बहुत स्पष्ट किया कि
मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसका प्रमाण कैसे है। अब इसमें जब मैं कहता हूँ तो अपोजिशन वाले भी, सभी अपोजिशन वाले क्या कहते हैं, मोदी, शाह, भागवत, ये आरएसएस के असली सूत्रधार नहीं है। ये पहला मैं हूँ इंडिया में बताने वाला। आरएसएस के असली सूत्रधार कौन है? तो आरएसएस के असली सूत्रधार जो प्रमुख डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख जो है, सचिव जो है, सेक्रेटेरिएट जो है, कलेक्टर जो है, वो सब कोई से भी याद कर रहा है, वो उसके मुताबिक नहीं चलेगा, इसको तो हटाएंगे। तो आरएसएस के असली सूत्रधार ये ब्यूरोक्रेसी है, चाहे कांग्रेस का राज रहे, चाहे इसको किसको मालूम है ये? नहीं। भागवत को, अरे छाया ये करते, आदमी तो दिखती नहीं, छाया है वो। हाँ। मोदी, उसकी अक्ल तो सच्ची अक्ल किसको है? उसमें है। बराबर। ये नौकर ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो असली सूत्रधार है। और वो सूत्रधार कितने, कौन सी संख्या में है, यह मंडल आयोग ने दिया है, लेकिन मंडल आयोग का रिपोर्ट ही गायब कर दिया, वो मिलता भी नहीं है। मेरे पास 1 महीना था, मैंने नोट्स लिया था। तो ऐसा बहुत बड़ा इतिहास है, जैसा भवानी तलवार का आपने बताया, तो ऐसा गैर समझ बहुत है। और इस दृष्टि से आपको मराठा आरक्षण का भी हाँ बराबर विषय है। मराठा आरक्षण चल रहा है। हाँ, तो आरक्षण का समर्थन, मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले को और उसको विरोध करने वाले को, दोनों को भी आरक्षण, मराठा आरक्षण और आरक्षण के बारे में मालूम नहीं। ये जाहिर करता है, कुछ नहीं, ये सब पब्लिसिटी के लिए स्टंट है, कुछ नहीं। और इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि ये अमेरिका का इतिहास लिखा। तो भारत का इतिहास समझने के लिए अमेरिका का इतिहास समझना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन ने, ये पहला है कि ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ वो अमेरिका में, यूएसए में आंदोलन हुआ, मिलिट्री एक्शन हुई, तो उसका लीडर था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वो सक्सेसफुल हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना हो गई। तो जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट हुआ, सेकंड टाइम हुआ, लेकिन थर्ड टाइम वो फॉर लाइफ वो रह सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूँगा, बहुत ही वो, मैं नहीं रहूँगा। ऐसा कोई बोलता है क्या अभी इंडिया में? इसलिए ये मैंने लिखा, मैं नहीं रहूँगा। और बाबा साहब का ने घटना बनाई, तो बाबा साहब का स्वागत इंडिया में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, ये भी लिखा है, समझे? तो ये जो है मराठा आरक्षण कहते हैं जिसको, तो मराठा आरक्षण वो सभी पुढारी कहते की हम धक्का नाही लावणार, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का नाही लावणार, म्हणजे हे स्वतःला मराठीच समजतात, ओबीसी समजतच नाही। मला सांगा, इतक्या जाती, इतनी जात, इतनी कास्ट ओबीसी में आई, उसका सब परीक्षा नहीं हुआ क्या? उसका कब आयोग ही बैठा क्या उसको? वो तो कैसी आई वो? क्योंकि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने कहा 340वां कलम, डॉक्टर पंजाबराव एसटी एससी जैसे ही गरीब लोग अन्य जात में भी है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये पंजाबराव ने आग्रह किया। और बाबा साहब ने मान, बाबा साहब को और पंजाबराव को बहुत पड़ती थी, डॉक्टर पंजाबराव। तो मैंने लिखा है वो, तो इसमें
SC ST OBC जिसमें ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उनसे दुगुनी संख्या गरीबों की बरोबर मराठा में है। लेकिन ये राजे महाराजे को इनको नहीं चाहिए ना, चाहिए नहीं था। हम ये मार मांग जैसे गई क्या, ऐसे ये राजेशाही आएगी, इसका अहंकार और इसको धक्का नहीं लगेगा, ये सब बेवकूफी है। ये सब 50% के ऊपर किसी को भी नहीं देना चाहिए बरोबर आरक्षण, इतना ही नहीं। ये 50% क्यों, तो बाकी का 50% किसको है, SC ST OBC ये तो 85% है, बट 15% को 50% है क्या, नहीं। जो लड़के SC के रहे, ST के रहे, OBC के रहे, जो लड़के उस इसमें बैठेंगे 50 में, बाकी के 50 में, उनको छोड़ के उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये विवाह किसी ने होने नहीं दिया। अच्छा म्हणजे यानी समझो शेड्यूल ट्राइब के 10 लड़के बाकी के जनरल कंपटीशन में आ गए, तो 10 छोड़ दो उनको, बराबर, और बाकी जो नहीं आए के हैं, जो नहीं आए उसका ये करो। तो ये इनको मालूम ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं। हम जब 85 में आंदोलन कर रहे थे 1995 में, तो कुणबी को लगता है कि आरक्षण बाहरों के लिए है, हाँ बराबर, हमारे लिए। तो ऐसे ये जो है जो आंदोलन कर रहे इनको बेसिक ही मालूम नहीं। ये कौन होते हमारे ओबीसी में नहीं आना चाहिए। मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी का स्कॉलरशिप लिया ओबीसी का, मैं तो ओबीसी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि तेली माड़ी कुणबी इसके जैसे ही मराठे है उनकी हालत, बराबर, और लेकिन वो मराठाई उनको मानते नहीं, वो धक्का नहीं लगाएंगे। अरे तू कौन धक्का लगाने वाला है। 50% आरक्षण, 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए आरक्षण, तो ये 50% के ऊपर करते हैं, धक्का नहीं। अरे धक्का तो लग गया, 100% को धक्का लग गया। 100% जो खुले इसमें आते थे, आ सकते थे, अब बहुत बड़े लड़के हैं, क्योंकि ये बहुजन समाज के लड़के जो है, ब्राह्मण समाज छोड़ के और तत्सम समाज छोड़ के जो लड़के, उनका शरीर बहुत काटक है, वो स्टडी में स्टेमिना ज्यादा रहता है उनका, वो बहुत बड़े होशियार लड़के, उनको आरक्षण वगैरह वो 50 में, बाकी के 50 में आ सकते हैं। तो ये इनको मालूम नहीं है, और ऐसे पॉइंट्स रखे तो पेपर में आता नहीं, क्योंकि पेपर में आया तो उसको जाहिरात मिलती नहीं गवर्नमेंट की, दबा देती है। वो क्या उसको पेपर चलाना है, तो उसको इसीलिए हम टॉयलेट पेपर कहते हैं। तो ऐसा है आरक्षण के बारे में, शॉर्ट में मैंने बताया, लिखा है, सब लिखा है। आरक्षण का मुद्दा भी आपने सही तरीके से अभी जाना होगा कि आरक्षण का पार्ट, जैसे हम बोलते हैं, हर किसी को अगर आरक्षण का मुद्दा अगर आगे आया तो सबसे पहले नाम आता शेड्यूल कास्ट का, कि नहीं आरक्षण सिर्फ उनके ही लिए है। मगर उनकी संकल्पना क्या है ना, संदिग्ध में अगर वो सोचने जाए तो वो जो बात अपने को कभी मालूम नहीं है, इसलिए अपन वो बात के बारे में बोलते नहीं और कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पे रखा है। आशा है कि आपको भी आरक्षण का मुद्दा अच्छे से समझ में आया हो।